नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर बड़ी खबर यह है कि मोदी जी का जो गुजरात है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता का भी बहुत प्रगाढ़ संबंध है गुजरात से, और उसी गुजरात में अहमदाबाद में ज्ञानेश कुमार गुप्ता का विरोध शुरू हो गया है। टीचरों ने मोर्चा संभाल लिया है। क्या कुछ हो रहा है वहां पर, कैसे इस पूरे घटनाक्रम को आप देख रहे हैं, और ये घटनाक्रम क्यों इम्पोर्टेंट है गुजरात से? गुजरात में अगर विरोध हो तो भाजपा के लिए वो विरोध कैसा है, और मोदी जी के लिए वो विरोध कैसा है? जरा विस्तार से हम इसको समझना चाहेंगे। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, कोई भी चीज कहीं उत्तर प्रदेश में हो रही है, वेस्ट बंगाल में हो रही है, केरला में हो रही है, तमिलनाडु में हो रही है, वो आइसोलेशन में नहीं है। फीलिंग तो पूरे देश के अंदर है। जहां जहां पर ये जो एसआईआर का काम है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, उसका काम हो रहा है, और उसकी सबसे बड़ी दिक्कतें क्या हैं वो देखनी पड़ेगी। इससे पहले मैं बता दूं कि जरा मोदी जी का जो गुजरात है, उसका भी जो अहमदाबाद में पर्टिकुलर अपलोडिंग सेंटर है, वहां पे खोखरा, वहां पर 250 के करीब प्राइमरी टीचर धरने पर बैठ गए। बीएलओ जो है उनको, और काम बंद कर दिया उन्होंने। कहा कि ये हमारे बस का काम है नहीं, जिस तरीके से आप काम करा रहे हैं। और उन्होंने जो बातें कही हैं वो सारी की सारी बात वही है जो केरल में आई, तमिलनाडु में आई, उत्तर प्रदेश में आई, बंगाल में आई। मतलब जहां भी एसआईआर हो रही है वहीं पर ही आई। और इनमें से सबसे चिंता की बात क्या कि इनमें से बहुत बड़ी संख्या महिला शिक्षकों की है। ये 250 प्राइमरी टीचर्स हैं जो अप टू 5th क्लास जो बच्चों को पढ़ाते हैं। पहली बात वो क्या कह रहे हैं कि हमारे को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई, ना कोई गाइडेंस दी गई। पहला सवाल ये, जो हमने एक बार आपको ध्यान होगा बिल्कुल शुरू में चर्चा की थी, कि आपने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि इससे इसके बीच में आपने एसआईआर कीजिए। वो कैसे होगी, उनकी ट्रेनिंग का लेवल क्या है, बेचारे क्या करेंगे नहीं करेंगे। सबसे बड़ा इशू नंबर 1 ट्रेनिंग का है। नंबर 2, वो सारा पुराना डेटा जो 2003 का है उसको ढूंढने का डेटा नंबर 2 पे है। तीसरा, सर्वर का काम ना करना है। चौथा, जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो टाइमलाइन की दिक्कत है। जो धरने पे जो बैठे हैं शिक्षक 250 के आसपास खोखरा के अंदर, उन्होंने ये सरेआम ये कहा कि ये काम 20 दिन में होने का नहीं है, ये कम से कम 60 दिन का काम है। और उसके कारण हमारा जो मेन काम है पढ़ाई का, वो भी सफर हो रहा है और ये भी हो रहा है। जिस तरीके से उनके सीनियर्स उनसे काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर भी जबरदस्त रोष है। उनके जो महिला जो बीएलओ है, उनके नंबर, टेलीफोन नंबर सार्वजनिक कर दिए गए। उससे भी उनका रोष है कि रात को 1-1 बजे लोग फोन करके गालियां देते हैं। ये उन्होंने सारी बातें कही, ऑन रिकॉर्ड कही, वहां पर कैमरे पे कही, कि वहां पर लोग हमें रात को गाली गलौज करते हैं, हमारे साथ ये करते हैं। और इवन जो इनका सुपरवाइजरी स्टाफ है टीचर्स का, वो भी उन पे काम करने का प्रेशर डालता है। और इनका ये कहना है कि हम सुबह 7 बजे चलते हैं और रात को 12 बजे तक हमें लगाया जाता है। और पिछले 10-15 दिन से हम अपने परिवार के साथ भी नहीं बैठ पा रहे हैं। हमारी स्थिति ये है, ना हमें डेटा मिलता पुराना, ना हमें डॉक्यूमेंट मिलते। और जब हम पूछते हैं तो कहते हैं कि एक कंस्टिट्यूंसी, एक बूथ का ही तो ढूंढना है, पूरे देश का नहीं ढूंढना। तो मतलब एक तरीके का दुर्व्यवहार की भी शिकायत है। उन्होंने सरेआम ये कहा बिल्कुल ओपनली कि रात को हमारे जो सीनियर्स है वो 1-1 बजे हमसे फोन करके प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगते हैं। ये कौन सा तरीका है? इसमें महिला शिक्षक बड़ी संख्या में है, 250 के आसपास ये टोटल जो है धरने पे बैठे, और उसके अंदर ये सारा है। इस तरीके से जो अहमदाबाद का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल है, उसके बोर्ड ने भी तमाम तरह की इस तरह की दिक्कतें की, और कर्मचारियों के साथ जो बीएलओस थे उनके साथ दुर्व्यवहार की खबर लगातार आई। तो टीचर्स ने बिल्कुल साफ कहा कि ये 20 दिन में ये काम होने का है नहीं। तो कुल मिलाकर के जो पूरी अप्रोच है, वो अप्रोच तुगलकी है, वो अप्रोच अव्यवहारिक है। पहली बात क्या होती है राम प्रकाश जी, कोई भी चीज आप करते हैं, कोई बीएलओ है, ठीक बात है, उसको पहली बात तो प्रॉपर ट्रेनिंग तो होनी चाहिए ना, कि ये काम आपको करना है, इसका डेटा यहाँ पर होगा, ये ऐसे अपलोड होगा, ऐसे लोगों तक अप्रोच करोगे। वो एक पूरे का पूरा तरीका है। फिर जितने भी बीएलओज हैं, या तो वो स्कूल टीचर्स हैं मैक्सिमम, या फिर वो क्लास 3 एम्प्लॉइज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, वो 6 दिन तो बेचारे अपना काम करें, ये काम करें, ये भी तो देखना पड़ेगा। और उसी का परिणाम है कि जो आपने दिखा नोएडा में और तमाम जगह पे एजुकेशन जो बच्चों की है, एक तरफ तो दिसंबर के एग्जाम आने वाले हैं, टीचर सारे इस काम में लगे हुए हैं, तो पढ़ाई का भी बैठा बिठा दिया। टाइमिंग देखिए आप, स्पीड देखिए आप, किस तरह की एक्सपेक्टेशन है, ट्रेनिंग नहीं है, डेटा जो सेंटर है उन पे काम प्रॉपर नहीं होता है। जो इनका जो अपना सेंटर है क्या, जिसपे अपना अपलोड करना है डेटा, उसमें साइट में प्रॉब्लम है। तो देर आर एन नंबर ऑफ इश्यूज दैट दिस बीएलओज आर फेसिंग। और ये अकेले गुजरात के खोखरा की बात नहीं, अहमदाबाद के यही इशू आपने केरल के अंदर तो और भी बड़ा इंटरेस्टिंग है
कि वहां एक तरफ तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव चल रहा है, लोकल बॉडीज का, ऊपर से ही एसआईआर का काम ठोक दिया। सुप्रीम कोर्ट में घूम रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। तमिलनाडु में यही हो रहा है। वेस्ट बंगाल का तो आपने देख ही लिया, जिस तरीके से आमने सामने होकर के। और अब हालत ये है कि चुनाव आयोग ने वहां पर एक एसआईआर के लिए स्पेशल ऑब्जर्वर और 12 अन्य ऑब्जर्वर लगा दिए। तो ऐसी वेस्ट बंगाल के अंदर क्या ऐसी विशेषता है जो वहां पर ऐसी गिद्ध दृष्टि लगा करके चुनाव आयोग करना क्या चाहता है बेसिकली? तो मंशा जो है ना, वो स्टेट वाइज मंशा अलग अलग है। अगर मोदी के गुजरात के अंदर भी 250 टीचर्स धरने पे बैठ गए, तो उसके बाद कहने को कुछ बचता है क्या? गणेश गुप्ता की समझदारी के ऊपर, उनके विजन के ऊपर, उनकी ओवरऑल अप्रोच के ऊपर। मैं केवल आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि जिस तरीके से 20 दिन में आप काम कराने की, 30 दिन में काम कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेचारे बीएलओ तो कह रहे हैं कि इतने दिन में काम होने का नहीं है, टाइमलाइन बढ़ा दीजिए। कोई काम करने से मना थोड़ी कर रहा है, टाइमलाइन तो बढ़ाए, एक व्यवहारिक अप्रोच तो रखेंगे ना। उनकी एक दिन की ट्रेनिंग करवाइए, पहले उनको सारे सवालों का जवाब दीजिए, उसके बाद उनको फील्ड में उतारिए, उसके लिए उनको जो भी फैसिलिटी चाहिए वो दीजिए। जो स्टाफ, जो सुपरवाइजरी स्टाफ है, उनसे बदतमीजी ना करे। महिला शिक्षक है, उनके वो कह रही है कि हमारा स्टाफ जो हमारे ऊपर अनड्यू प्रेशर बनाता है, अथॉरिटीज हमारा साथ नहीं दे रही। और महिला टीचरों के साथ, और इससे बुरी बात आप क्या कर सकते हैं? 15-15 दिन कहते हैं कि हम अपने परिवार के साथ मिले हो गए। तो ये तो शोषण है ना, एक तरीके से सरकारी कर्मचारी उसका शोषण करने की बात कर। अल्टीमेटली वो करेगा क्या? अपने बॉस को खुश करने के लिए वो जैसे कहेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में आरोप लगाया कि ओबीसी के वोट बड़े पैमाने में काटे जा रहे हैं। भाई, जब सुपरवाइजरी अफसर आपको सुबह से शाम तक ये करेगा, तो आप यही पूछ लोगे ना, बता दे भाई करना क्या है, और फिर वो वही कर देंगे बेचारे जो वो चाहते हैं। यही तो सारे का सारा खेल है। तो कुल मिलाकर के बहुत ही पीड़ादायक स्थिति आप कह सकते हैं। और जब ये मोदी की गुजरात में ये स्थिति है, तो बाकी राज्यों के अंदर इसकी सहज कल्पना की जा सकती है कि जो वहां पे बगावत हो। गुजरात में तो देखिए जिस तरीके का सिस्टम बहुत लंबे समय से चल रहा है, वहां पर तो कभी भी कोई आपको लोकतांत्रिक आवाज बाहर सुनाई देती ही नहीं। और वहां की महिला बीएलओ अगर 250 लोग अगर धरने पे बैठ गए, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये पूरे देश में जो ज्ञानेश गुप्ता कर रहे हैं, उसका एक बहुत बहुत बड़ा ट्रेलर है। कि कहीं बेचारे वेस्ट बंगाल के अंदर आपने देखा किस तरीके से कि पूरे उसका घेराव किया चुनाव है, वो जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का ऑफिस है, उसका घेराव किया। और उसमें अपनी गलती ठीक करने की बजाय चुनाव आयोग ने क्या चिट्ठी जारी की कमिश्नर पुलिस कोलकाता को कि उनकी सुरक्षा मुहैया कराइए, फला कराइए, ये कराइए। जिस कारण से वो हो रहा है, उसको पहचानने और उस कारण को दूर करने के लिए गणेश गुप्ता तैयार नहीं। केवल इसकी एक, ये इसको कहते हैं जिद। और वो जिद किन कारणों से है, अब उसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी बहस होती है, अदालत क्या कर रही है उससे दूर चले जाइए, लेकिन जो हकीकत में जिस तरह की बहस सामने आ रही है, जो लैक ऑफ ट्रेनिंग है, शेड्यूल का जो स्थिति है कि इतना टाइट शेड्यूल है, जो सर्वर की जो प्रॉब्लम है, मतलब एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। और चुनाव आयोग उनमें से एक को भी स्वीकार करने की बजाय अपनी उसी जिद पर अड़ा हुआ है कि नहीं, हमें इतने दिनों के अंदर करके दो। तो उसका मतलब ही साफ है कि उनका काम नीट एंड क्लीन इलेक्टोरल रोल नहीं है, वोटर लिस्ट में तो नीट एंड क्लीन ही चाहिए। उसको उनमें खेल चाहिए, और जैसे वो चाहते हैं एक पर्टिकुलर एजेंडे के तहत। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। और ये देश के हर हिस्से में देखा जा रहा है। आपको पता है दिसंबर में बच्चों की परीक्षा होती, 6 9 एग्जाम होते हैं, और उससे एन पहले टीचर्स को इस काम में लगा रखा है। स्कूलों में टीचर ही नहीं बचे। वो बेचारे ना पढ़ा पा रहे, ना वो एसआईआर कर पा रहे। सर्वर नहीं चलता, ट्रेनिंग नहीं, ऊपर से स्टाफ का, ऊपर बॉस ऑफिसर्स का दबाव है। तो इस एसआईआर को आप करा भी लेंगे, तो इस पर इसको कैसे कहेंगे कि ये रिलीजियसली की गई है? इसमें गलतियां रहेंगी, बड़ी चूक रहेगी इसमें। और इसी की अगर टाइमलाइन बढ़ा दें, तो सारा काम ठीक से हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है ठीक से काम करने की बजाय किसी और मंशा से काम कराने की इच्छा ज्यादा है। वो बिल्कुल साफ दिख रहा है, चाहे वो गुजरात का अहमदाबाद हो या बाकी जगह। अब सर जो परिस्थिति बनी है, जो आपने भी जिक्र किया कि नोएडा में तो भाई बच्चे बैठ करके इंतजार कर रहे हैं, तो क्या विकल्प है? आखिर ये जो टीचर्स हैं भाई, चुनाव आयोग के पास अपने एम्प्लॉइज तो होते नहीं है, वो इन्हीं फील्ड के लोगों से काम वो लेते रहे हैं अभी तक। लेकिन जिस तरीके का अब ये एक्स्ट्रा एक उनको जो है टास्क दे दिया गया है, वो भी एक अनअप्रोचेबल टास्क, जिसको किसी तरीके से जो जो दिक्कतें हैं वो आप बता ही चुके हैं ऑलरेडी, उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन आखिर चुनाव आयोग इसमें क्या करे? अब चुनाव आयोग तो बल्कि अभी इतने सारे मामलों के खुलने के बाद भी, इतने विरोध के बावजूद भी वो लगातार और प्रेशराइज कर रहे हैं इनको। खबरें तो यही आ रही हैं कि जो स्टेटमेंट चुनाव आयोग दे रहा है या चुनाव आयोग के लोग दे रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि नहीं, इसको समय से पूरा करें, समय से पूरा करें।
तो चुनाव आयोग के ऊपर तो कोई दबाव बन नहीं रहा है, चुनाव आयोग कोई दबाव मान नहीं रहा है। ऐसे में ये लोग क्या करें? क्या धरना प्रदर्शन जो है वो कितना बड़ा संकेत है? क्योंकि अगर मोदी के गुजरात में ये चीज होती है तो क्या मोदी के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि हर छोटी छोटी घटना पर मोदी गुजरात पहुंचते हैं। राम प्रकाश जी, मोदी के ऊपर इम्पैक्ट ना आए इसलिए तो एसआईआर हो रहा है ये, कि मोदी जी नहीं, कुछ भी लेकिन कर इस ले। तरीके की घटनाएं जो हो रही हैं सर, जब गुजरात में विरोध होता है भाई, अगर गुजरात में मोरबी का पुल गिर जाता है तो मोदी जी वहां पर जाते हैं, जबकि देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती, मोदी जी का एक ट्वीट तक नहीं आता है। मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, इतनी नृशंस घटना हुई, क्या आप देख चुके हैं कि क्या हाल रहा? मणिपुर जाने में कितना समय लगा? राम प्रकाश जी, मैं वही आपको बता रहा हूं कि मोदी जी को इन सारे घटनाक्रमों से फॉर ऑल टाइम्स इम्यून करने के लिए तो एसआईआर करा रहे हैं गणेश गुप्ता, कि कुछ भी होता रहे, मोदी अपनी कुर्सी पे बने रहे, उनकी सत्ता कायम रहे। यही तो सारा खेल है एसआईआर के जरिए, और क्या है? जो उनके इनकन्वीनियंट सेगमेंट्स हैं, जो वोट उनको नहीं मिलते हैं, उन्हीं को उड़ाने का, चाहे रिलीजियस उसके आधार पर, चाहे तमाम कास्ट बेसिस पे, तमाम वोटर समूहों के उस पर, उसी को तो हटाने का खेल है सारा एसआईआर। उसके अलावा क्या है? नहीं तो यही काम 2003-4 में भी हुआ ही था ना। उसके लिए बाकायदा 2-3 साल का समय लिया गया था ना। वो क्यों लिया गया था और उस समय उसको बंद क्यों कर दिया गया था? क्योंकि सारी की सारी जो हमारी वोटर लिस्टें थी वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आ गई थी। सारी चीजों को ट्रेस ट्रेस और ट्रैक करना, सारी चीजों को आसान हो गया था। ये तो इनको आइडिया है फ्रॉम नोवेयर। जब इनकी चोरी महाराष्ट्र में पकड़ी गई तो इनके जो डेटा मैनिपुलेशन के स्पेशलिस्ट हैं अंदर खाने, उन्होंने ही तो इनको गाइड किया कि इस खेल के जरिए फॉर ऑल टाइम सत्ता कायम कर सकते हो आप। तो आप तो ये देखिए ना, मोदी जी लंबे समय से इस देश में नोटबंदी कर दी, कुछ फर्क पड़ा उनको? उत्तर प्रदेश चुनाव बड़ा धुआंधार तरीके से जीते। पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया, उसके बाद भी चुनाव जीते। पुलवामा हो जाए, पहलगाम हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है? वो यही सारी तिकड़ में तो है। इसको फाइनली एक शेप देने के लिए, एक प्रॉपर एक फॉर्मेट वो करने के लिए ही तो इतने प्रेसिंग टाइम के साथ ये सारा जो एसआईआर का मुहिम है ये चलाया गया है। आप ये देखिए ना कि महाराष्ट्र के अंदर वोटें जोड़ करके 40 लाख, उसका उल्टा जब पकड़ी गई चोरी तो बिहार के अंदर काट करके, और बिहार का रिजल्ट आने से पहले अपनी टेक्निक पे इतना भरोसा कि 12 राज्यों में शुरू करवा दिया। तो कोई छोटी चीज थोड़ी है, ये तो बाकायदा पूरा प्लान्ड एफर्ट है। और मोदी जी को कहीं कोई समस्या ना आए, तभी तो ये एसआईआर इस रूप में हो रही है, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी व्यवहारिक अप्रोच के। मुझे ये बता दीजिए ना कि अगर ये मान लीजिए वेस्ट बंगाल भी है, वेस्ट बंगाल में भी आप 30 दिन की बजाय अगर 60 दिन का टाइम कर दे तो क्या हो जाएगा? चुनाव में तो अभी समय है, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। लेकिन नहीं करेंगे, उसके ऊपर ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के ऊपर 12 ऑब्जर्वर, और ये सब करते रहेंगे। और आपने कहा बीएलओ, देखिए बीएलओ अगर एक स्टेट के कर रहे होते ना, वेस्ट बंगाल के, तो समझ में आता है कि भाई वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। वेस्ट बंगाल में टीएमसी की सरकार है, केरला में तो लेफ्ट की सरकार है, वहां भी विरोध। डीएमके की तमिलनाडु में, वहां भी विरोध। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी झंडे उठाए घूम रही है बिल्कुल ओपनली। तो कोई ना कोई तो कारण होंगे, रीजनिंग होगी ना सॉलिड। और बेहुदगी की लिमिट देखिए आप, कि कल जब तृणमूल कांग्रेस के लोग गए मिलने के लिए, 2 घंटे मीटिंग हुई, उन्होंने ओपनिंग क्या की? उन्होंने जाके लिस्ट दी 40 बीएलओ के साथ, 40 लोगों की, कि ये आपके इस एसआईआर के कार्ड मारे गए। तो उन्होंने कहा कि ये तो आरोप है, इसमें तथ्य कहां है? अब तृणमूल पार्टी का ये भी काम हो गया है कि वो पुलिस की जांच भी करके लेके जाए, और फिर ज्ञानेश गुप्ता उसको फिर भी रिजेक्ट कर दे। तो ये जो एक बेहुदगी का नया सीमा है ना, एक संवैधानिक संस्था किसी की स्पोक्स पर्सन बैठ के बन के नहीं बैठती। अगर आपको कोई नेक सलाह दे रहा है कि साहब इसको ऐसे कर लीजिए, ये ज्यादा व्यवहारिक अप्रोच है, इससे ज्यादा बेहतर हो पाएगा, तो वो तो सुनने को ही तैयार नहीं। वो तो अपना एक प्री डिटर्मिन्ड माइंड सेट बना के बैठे, और उसी के तहत उनको काम करना है एक डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव के लिए। और वो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? कि मोदी की सत्ता कायम करना किसी भी कीमत पर। वो सारी चीजें हो रही हैं। ना इनको ये पता कि ये मौसम कैसा है, अलग अलग राज्यों में क्या स्थितियां हैं, परीक्षा का समय है। आपने कहा टीचर्स, अगर चुनाव आयोग को थोड़ी सी भी समझ हो तो क्या इसको, आप ये बताइए, केरला के अंदर अभी कराना कहां जरूरी है? तमिलनाडु के अंदर अभी कराना कहां जरूरी है? बहुत समय है। या तो लोकसभा से पहले कराते, अगर इतना ही शुद्ध था कि ज्यादा ही ठेकेदार और गारंटर है, तो लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं करा लिया एसआईआर? पता लग जाता जरा। नहीं करवाया ना। अब तमिलनाडु में कोई रीजन नहीं, 2 महीने दीजिए आप, वहां 3 महीने दीजिए, कहां दिक्कत है? बंगाल में दीजिए 2 महीने, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि ज्ञानेश गुप्ता की जिद है, और वो जिद कहीं और से उनको टास्क मिला हुआ है। और वो टास्क क्या है वो सारा देश समझ रहा है। बिहार के अंदर सब कुछ आ गया,
सुप्रीम कोर्ट में आप कोई भी नौटंकी करते रहे, सुप्रीम कोर्ट जो भी मर्जी भाषा बोलता रहे, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने दूध का दूध और पानी का पानी तर्कों के हिसाब से तो सारे देश ने देखा ना किस तरीके से किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को कानून बनाने का अधिकार किसने दे दिया, इसका कोई जवाब था? लेकिन ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट भी जिस तरीके से जिन कमिटमेंट्स के सारे चल रहा होगा जो भी, उस पर हम क्या ही टिप्पणी कर सकते हैं। कभी तो फिर वही बात है, उनकी तो कंटेम्प्ट बहुत जल्दी हो जाती है। सीजेआई पे कोई जूता फेंके उसके ऊपर तो उनका दिल बड़ा है, और कोई सवाल पूछ ले तो कंटेम्प्ट हो जाती है। तो ये नया भारत है भाई, अभी तो देखते जाइए। नए भारत का न्यू नॉर्मल है, ये सारी चीजें उसमें चल रही हैं, उसी हिसाब से सब कुछ सेट भी किया जा रहा है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता साहब का ये जो एक्सरसाइज है सर, वो तो ठीक है, पर मैं फिर स्पेसिफिक उसी मुद्दे पर बात करूं। मैंने चूंकि ये मुद्दा इसलिए इम्पोर्टेंट अब हो गया आज की चर्चा, क्योंकि हम इसके पहले इस पर बात कर चुके हैं, एसआईआर पर बात कर चुके हैं, बीएलओ की दिक्कत पर बात कर चुके हैं, बीएलओ की मौतों पर बात कर चुके हैं, लेकिन गुजरात में विरोध का शुरू होना ये कितना इंपॉर्टेंट है इस एसआईआर के लिए? क्या मोदी जी अपने ही गुजरात में अपने चहेते ज्ञानेश कुमार गुप्ता का विरोध होने देंगे? और या तो भाई उस पूरे धरने को अगर वो इग्नोर कर दें तो विरोध होने देंगे, और अगर उन धरने के लोगों को मनाने की कोशिश करेंगे तो फिर देश में क्या और आवाजें नहीं उठेंगी कि क्यों आप गुजरात में, भाई एक अकेले गुजरात में तो एसआईआर नहीं रोक देंगे वो, कि भाई गुजरात में एसआईआर नहीं होगा, बाकी देश में एसआईआर चलता रहेगा। तो क्या रास्ता बचता है फिर मोदी जी के पास? नहीं नहीं, मोदी जी तो कुछ करेंगे ही नहीं ना। मोदी जी को कभी भी कुछ ना करना पड़े, इन चीजों से अप्रभावित रहे, इसी के लिए सारा गेम शुरू कर दिया। वहां पे कोई नहीं अगर बोलेगा सर ये बेचारे। चीजें और बढ़ेंगी, अगर अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो गुजरात में ये आंदोलन और बड़ा होगा, और नहीं गुजरात नहीं, के अंदर आप बड़े आंदोलन को क्या मोदी स्वीकार कर पाएंगे? राम प्रकाश जी, ये आंदोलन होने ही का, वो 250 लोग जो बैठे हैं धरने पे, वो खबर भी आप ही निकाल के लाए हो ना। कहां पे देखी आपने? कहीं देखिए आपने मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर के 250 भी लोग मोदी गुजरात में बैठे हैं? वो खबर तो आपने निकाली है। कहाँ है वो खबर? कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी चैनल पे देखी आपने? यही तो नया नॉर्मल है कि कहीं खबर ही मत आने दो, बात ही खत्म कर दो। वो बेचारे बैठे रहेंगे धरने पे, जब रिपोर्टिंग ही नहीं होगी तो बात ही खत्म। केवल द वायर और एक्सप्रेस ने खबर रिपोर्ट की है जो आपने देखी अभी। इसके अलावा आप समझिए एक बात को, वो तो वो है, अब दिल्ली से दूर है, मोदी का गुजरात है, सारी चीजें। आप गौतम बुद्ध नगर की खबर देखिए। गौतम बुद्ध नगर तो नोएडा में है ये। 1800 शिक्षकों को एसआईआर पूरी करने के लिए बीएलओ लगा रखा है। स्कूलों में कक्षा लेने के लिए कोई स्टूडेंट टीचर ही नहीं है। सारे शिक्षक एसआईआर का काम कर रहे हैं। भावी पीढ़ी की शिक्षा जो है उसका क्या हो रहा है? उसकी बलि चढ़ा दी गई है। क्यों? क्योंकि ज्ञानेश कुमार गुप्ता को मोदी के माफिक एक नई वोटर लिस्ट चाहिए। बीएलओ कितने तनाव में है, अपनी जान ले रहे हैं। शादी के लिए, खुद की शादी के लिए छुट्टी नहीं मिल रही है। छुट्टी मांगी तो सीनियर अधिकारी आकर के उसके घर में जलील करता है, और वो बेचारा अपनी खुद की जान ले लेता है। क्यों? कि ज्ञानेश गुप्ता की जिद है कि 1 महीने में करना है। आप केवल इसका सोचिए कि क्या इसी को कुछ और समय देकर, थोड़ी बेहतर ट्रेनिंग के साथ, और ज्यादा ह्यूमनली इसकी योजना बना करके, क्या इसको तमीज से नहीं किया जा सकता था? क्या पहले कभी ऐसी चीजें सुनी गई है क्या? ये कौन सी जिद है कि 1 ही महीने में करना? सवाल तो सारा ले दे के यहां टिका हुआ है ना। कौन सी ट्रेनिंग आयोजित की? देखिए, इसका पूरा इंसेप्शन जो है ना, पूरी अवधारणा का, वो कहां से है? चुनाव आयोग इस देश के अंदर ऐतिहासिक तौर पे कोई भी काम करता है राम प्रकाश जी, वो ये नहीं आता कि उसको सपना आया ट्रंप की तरह, उसने एक ट्वीट कर दिया और वो एसआईआर शुरू हो गया। उसके लिए सबसे पहले सारी पार्टियों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। सबसे बात करो, हमारा ये पर्पज है, ये सारी चीजें हैं, कुछ समय दो, ठीक, ताकि वो सारे ऑन बोर्ड आकर के अपने अपने सिस्टम को एक्टिवेट कर सके। और जिस सिस्टम के तहत टाइमलाइन दो, प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग दो, अपने जो सिस्टम्स हैं जिन पे अपलोड होना है सारे डॉक्यूमेंट्स, उनको ठीक करो, उनकी कैपेसिटी बढ़ाओ, और उस सारे के बाद आप एसआईआर कर लीजिए। इनमें से किसी मुद्दे के ऊपर चुनाव आयोग का कोई जवाब देखा है आपने आज तक? बात करेंगे ही। ज्ञानेश गुप्ता ने क्या कहा कि देर इज नो वन अपील, देर इज नो नथिंग दिस। सवाल ये है कि जो ये विरोध हो रहा है, ये गुजरात तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? सारे देश में जो विरोध आ रहा है उसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? क्या जिद थी ज्ञानेश गुप्ता की कि केरला में लोकल बॉडीज के दौरान, चुनाव के दौरान ही एसआईआर होगा? बता दीजिए मुझे, एक जिद का कार्ड बता दीजिए। सरकार कह रही है महीने बाद करा लो, क्या समस्या है? वो सेकंड फेज में भी, थर्ड फेज में भी होगा ना बाकी राज्यों में, तब करा लीजिएगा। उनका नहीं, जहां विरोधी पार्टी की सरकार है उसके नाक में दम करना है। ये काम ज्ञानेश गुप्ता ने ले लिया, पहले भाजपा करती थी। और चुनाव आयोग की बेहूदगियों की डिफेंस किसने करनी है? वो भाजपा ने करनी है, उसके अलावा कोई नहीं करता।
पूरे एसआईआर की कवायद का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की एक स्टेटमेंट मुझे दिखाइए, चाहे वो एनडीए की हो चाहे इंडिया अलायंस की हो, जिसने इसका समर्थन किया हो, अकेले भाजपा को छोड़कर। क्यों? क्योंकि टॉप चाहता है, तो टॉप से लेके बॉटम तक सारे एक सुर में चलती। चिट्ठी लिखती है ममता बनर्जी किसको? ज्ञानेश गुप्ता को। जवाब कौन देता है? बीजेपी फॉर बंगाल, ट्विटर हैंडल पे। सवाल पूछ रहे हैं वो चुनाव आयोग से, जवाब दे रही है बीजेपी फॉर बंगाल। चुनाव आयोग का काम, प्रवक्ता का, बीजेपी को आउटसोर्स कर दिया, तो बता दीजिए ना देश को, कहां समस्या है उसके अंदर। ये सारी स्थितियां राम प्रकाश जी अपने आप में इस सारी मिली भगत का भांडाफोड़ कर रही है। जिस रास्ते पर ये सारा सिस्टम चला गया है, उस रास्ते को समझने की जरूरत है हम सबको। जी, अब एसआईआर को लेकर के मामले बड़े हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार गुप्ता हो या नरेंद्र मोदी, वो इस मामले में फिलहाल रोकने को किसी तरीके से इंटरेस्टेड दिख नहीं रहे। एक आखिरी रास्ता न्यायपालिका का था, सुप्रीम कोर्ट का था। सुप्रीम कोर्ट का रवैया पहले ही जाहिर हो चुका है बिहार एसआईआर के समय पर। तो अब लोगों की उम्मीद शायद खत्म होती जा रही है और यही वजह है कि बीएलओज की आत्महत्या की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दुखद है ये, दुखद, लेकिन उसके बावजूद भी फिलहाल किसी के पास कोई विकल्प नहीं है और शायद यही वजह है कि मोदी के गुजरात में भी उनके चहेते ज्ञानेश कुमार गुप्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। अभी विरोध की आग अगर फैलती है तो मोदी जी का घर भी उस जद में आएगा जरूर, आज नहीं तो कल। समझना तो ये बात मोदी को भी पड़ेगा और ज्ञानेश कुमार गुप्ता को भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।